सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि कोर्ट इसका इन्वेस्टिगेशन का पूरा मुआयना भी करती रहे कि इसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तो फिर आरएसएस और बीजेपी के शासित प्रदेश के ही हैं, तो वो पूरी ताकत लगाएंगे कि किसी प्रकार से इनको बचा लिया जाए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो इनका मनी ट्रेल निकाला जाना चाहिए कि इनके पास बैंक अकाउंट्स, इनके और इनके मिलने वालों के और इनके कार्यकर्ताओं के बैंक अकाउंट्स ट्रेस किए जाएं और इनकी सीडीआर्स भी निकाली जाएं कि क्या चाइना और पाकिस्तान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको इस तरह की बात करने की इंस्ट्रक्शंस आई थी या नहीं आई थी। सबसे बड़ा विषय यह है, अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आप सब लोगों के सामने है, वो तो हेमंत करकरे साहब ने सारा इकट्ठा करके देशद्रोह इकट्ठे करके दिए थे, लेकिन एनआईए ने पूरी ताकत लगा के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी कराने के लिए पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की एक कार्यकर्ता है। तो यही काम इसमें भी होता हुआ मुझे लग रहा है, लेकिन अगर कोर्ट इसकी निगरानी करेगा और इनके और इनके आसपास जितने भी लोग हैं उनके तार जुड़े हुए होंगे पाकिस्तान और चाइना से, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब मैं आपको बता रहा हूं ना, जब मैं तो महिला पुरुष में भी फौजियों में फर्क नहीं करता हूं, तो जब हमारे दो फौजियों ने पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स आते थे, वहां देखिए इनकी दोनों की उम्र देखिए और वहां से जो लोग आते थे उनकी देखिए थे, तो इन दोनों का करने के लिए उन्हें एक्सपीरियंस लोग उतारने पड़े और फिर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाए। तो जब जरूरत होती है तो अब डिटेल्स के बारे में खैर नाम से पता लग जाता, अब बाद में इन्हीं लोगों ने उनके बारे में भक्ति करके ये बता दिया कि वो भी बहुजन समाज से ही थी। लेकिन ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जो पाकिस्तान और चाइना को नुकसान पहुंचाएगा। जब तक ये देश इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक हम बात की तह तक नहीं जाएंगे। आरएसएस और बीजेपी के लोग, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी के लोग के तार चाइना और पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। ये वो हर काम करते हैं जो पाकिस्तान और चाइना भारत को कमजोर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाता है, और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी पहलगाम में साफ हो गई थी कि मुस्लिम और हिंदुओं में लड़ाई कराई जाए। वही काम ये करेंगे, आप कुछ भी कर लो, ये पाकिस्तान और चाइना के अलावा दूसरी किसी स्ट्रेटजी पे चल ही नहीं सकते जब तक इनके तार नहीं निकाले जाएंगे। चाहे डीआरडीओ के वो साइंटिस्ट हों जिन्होंने क्या काम किया, आज जो ये जितना हम एयरफोर्स हमारी और कर सकती थी ना, जितना हमारी थल सेना और वायुसेना कर सकती थी, नेवी कर सकती थी, उसमें रोक लगाने का सबसे बड़ा किसने काम किया। हालांकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी दुनिया की सबसे बेहतरीन, जो ब्रह्मोस और दूसरी टेक्नोलॉजी है, वो बनाई किसने थी? एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनाई थी ना। वो कौन थे? वो भी बहुजन समाज के थे। अब बेची किसने पाकिस्तान और चाइना को? आज जो थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाए हैं ना हमारा चाइना और पाकिस्तान मिलकर, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, ये लड़ाई इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की मिलूजुली ताकत के साथ थी। इस बात को हमारे देश की तरफ से ठीक से हाईलाइट नहीं किया जा रहा। तो ये लड़ाई हमने चाइना और पाकिस्तान दोनों से मिलकर जीती है। लेकिन वो इतना भी मुकाबला क्यों कर पाए? क्योंकि कौन गद्दार था? जो डीआरडीओ का साइंटिस्ट था, आरएसएस का एक वर्कर, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसको पाकिस्तान के हवाले किया। और उसके बाद इतनी बात आई, वरना हम वन साइड उनको बगैर किसी रुकावट के पूरी की पूरी जो हमारा टारगेट थे वो पूरा कर पाते, जो हम कर नहीं पाए। सेना ने जो कुछ किया, लेकिन भाजपा के मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, पूरी भाजपा अभी तक खामोश है। बयान कल आया लेकिन अभी तक किसी का भी बयान सामने नहीं आया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कल सेना के साथ थे। दो जगह जश्न मन रहा है, दो पार्टियां जश्न मना रही हैं। एक पाकिस्तान के अंदर वो कह रही है कि पाकिस्तान जीत गया और हमने भारत को हरा दिया। एक भारत के अंदर आरएसएस और बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं। दो ही जगह जश्न मन रहे हैं। बाकी जितने भारतीय हैं वो जश्न नहीं मना रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन की मुराद अभी पूरी नहीं हुई, हमारी सेना की मुराद पूरी नहीं हुई। हमारे भारतीय नागरिकों की मुराद थी कि हम जो हमारा डिक्लेयर टारगेट था ना, क्या था? हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया था? सिर्फ एक वजह से कि हम आतंकवाद को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देंगे। जब तक आतंकवाद नेस्तो नाबूद नहीं हो जाता, जब तक ये गारंटी नहीं हो जाती कि अब के बाद कभी भी पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद नहीं कर पाएगा, फैला नहीं पाएगा, जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, ये हमारा डिक्लेयर्ड गोल और लक्ष्य था।
तो कोई भी भारतीय इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि ये ऑपरेशन रुके जब तक कि हमारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। अब सभी भारतीय मलाल में हैं कि अब हमारे हाथ में आई हुई जीत, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने, और इसमें सबसे बड़ा दोष अगर किसी व्यक्ति का है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, जिनकी वजह से और किसी का, ट्रम्प साहब को बहुत लोग दोष दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। ट्रम्प साहब ने अपने आप को बड़ा नेता एस्टेब्लिश करना था, उन्होंने कर लिया, हमारी कॉस्ट पे कर लिया, वो कर लिया। हमने क्यों करवा दिया उन्हें? सवाल ये है कि मोदी जी ने उनकी बात सुन के क्यों हमारे फौजियों को रोक लिया, जो कि बिल्कुल मतलब जो बोल रहे हैं ना कि हमने जो हार है जीत के जबड़ों से छीन ली है मोदी जी ने सिर्फ, जबकि सेना जीत के एकदम बिल्कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल कगार पे खड़ी थी। एक दिन या 2 दिन मुश्किल से और लगते, उसके बाद आतंकवाद की कोई भी घटना कभी भी पाकिस्तान करने की जरूरत नहीं करता। तो मोदी जी ने किस वजह से रोका, ये वो सबसे अच्छे जानते होंगे, लेकिन जो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं वो एक ही अंदाजा है, और वो आने वाले समय में अगर साबित होगा तो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी मोदी जी वो करेंगे। अगर किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे अगर अडानी जी को माफी मिलती है अमेरिका से, अगर उनको कम से कम 100 साल की सजा नहीं होती, कहां पे? अमेरिका में, क्योंकि जो उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं ना अमेरिका में, उनको सैकड़ों साल की सजा होनी, ये उनका लक्ष्य, जो उनके चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं, उनको कोई 1, 2, 3, 4 साल की सजा नहीं होनी है वहां पे। तो क्योंकि क्यूमुलेटिव जो अलग अलग जो गुनाह होते हैं उनकी अलग अलग सजा मिलती है, और अलग अलग सजाओं की जो एक लंबी फहरिस्त है उनके खिलाफ जुर्मों की, तो उनको 100 साल से ऊपर की सजा होगी। अगर 100 साल से ऊपर की सजा नहीं होती अडानी जी को, तो मोदी जी ने बिल्कुल भारत का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है और फौज को सिर्फ अडानी जी को बचाने के लिए रोका है। और अगर किसी हालात की वजह से भी, कुछ भी वजह हो, अडानी जी को अगर अमेरिका ने माफी दे दी, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि पूरे भारत की जीत को अडानी जी की खातिर मोदी जी ने बेच दिया। और इसीलिए मैं तो आज से ही कह रहा हूं, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को देशभक्त कहना चाहता है, उसकी पहली जिम्मेदारी आज ये है कि मोदी जी का इस्तीफा मांगे, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के, क्योंकि वो सबसे बड़े लीडर तो वही है अभी लोकसभा में। तो अगर वो जब तक मोदी जी का इस्तीफा नहीं मान रहे, वो पूरी देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। विपक्ष कमजोर है, इसीलिए मोदी जी देश को कमजोर कर पा रहे हैं। लेकिन खुद अपने आप कोशिश ये करता हूं कि मैं कोई एफआईआर आगे से बढ़ के ना करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे दूसरे भी केसेस देखने पड़ते हैं। हाँ, एक क्लाइंट हैं हमारे जिन्होंने जितनी ये क्रिमिनल मीडिया है ना, जिन्होंने पाकिस्तानियों को बुला के अपने जो हमारे पैसे से चैनल चल रहे हैं, जो देश की कंपनीज एडवर्टीजमेंट दे रही हैं सारी, और उससे ये चल रहे हैं, सरकार भी पैसे देती ही होगी ये चैनल चलाने के लिए, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे टाइम्स ना हो, चाहे जितने भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों को बुला के ये ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को गालियां दिलवाई। हम किसी एक बहुत ही मजबूत क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया है, वो हम कर्नाटक में एफआईआर कराने जा रहे हैं, ताकि जो देश के सबसे बड़े गद्दारों में से एक गद्दार है, वो ये हैं क्रिमिनल्स जो टेलीविजन चैनल्स पे नजर आते हैं, जो पाकिस्तानियों को बुला के भारत को गाली दिलवा, तो उनके खिलाफ हम एफआईआर कराने जा रहे हैं। अगर कोई क्लाइंट हमें इस केस के लिए भी अप्रोच करेगा, तो निश्चित रूप से मैं एफआईआर कराऊंगा। तो ये घटना जो है, ये पाकिस्तान और चाइना के लिए जासूसी करने के लिए, हमारी फौज का मोराल तोड़ने के लिए है। आप समझिए इस बात को, और किसी वजह से नहीं की गई है। और वो व्योमिका सिंह हो, चाहे सीकरी साहब हो, चाहे ये कुरैशी साहिबा हो, जो और मुसलमानों के लिए खास तौर पे जो भी व्यक्ति देश के कश्मीर के जो भारतीय मुसलमान है ना, उन्होंने सबसे बड़ा अपना फर्ज अदा किया है। उसके बाद पंजाब के बॉर्डर पे जो रहते हैं लोग, उसके बाद अब अगर आप देखें तो आज भी एक मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, एक 12 साल के एक भाई और बहन ट्विंस थे, उनकी मृत्यु हुई है, उनके पिताजी अभी भी हॉस्पिटल में है, पुंछ में, मुस्लिम है वो भी। तो सबसे बड़ी कुर्बानी इस ऑपरेशन सिंदूर में भी मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, हालांकि फौजियों को और सिविलियंस को भी इस बारे में बांटना नहीं चाहिए धर्म के हिसाब से, लेकिन अब भी सबसे बड़ी कुर्बानी जब पहलगांव में ये हमला हो रहा था, तब भी एक मुस्लिम नौजवान ने बंदूक छीनने की कोशिश की थी। वो तो उसकी किस्मत ठीक नहीं थी, वो छीन नहीं पाया, वरना वो
उन चारों आतंकवादियों को उसी वक्त मार गिरा लेकिन सकता सर है। महमूद प्राचा सर बहुजन की बात करते हैं, कुरैशी भी बहुजन समाज से आती हैं, तो आप क्या लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए, क्योंकि उनको डायरेक्ट बोला गया आतंकियों की बहन है वो। मैंने आपको बोला है ना कि अगर मुझे कोई अप्रोच करेगा तो इनकी सजा आतंकवाद के तहत है। ये मंत्री जी की सजा एक तो पाकिस्तान और चाइना के लिए जासूसी की, हमारे देश की सेना की मॉरल को तोड़ने की, और आतंकवाद की घटना है ये, जिसके अंदर उन्होंने जरूर, मेरा ये पूरा शक है, एक अगर इनकी मनी ट्रेल निकाली जाएगी, इनके बैंक अकाउंट्स, ना सिर्फ इनके आसपास सभी लोगों के, तो उसके और जो मित्र होंगे ना, और वो पता कहां से लगेगा, इनकी सीडीआर निकालनी चाहिए, किस किस व्यक्ति से ये ज्यादा बात करते हैं, वो इनके क्लोज नेट लोग हैं, और उसके किस किस ऐसे व्यक्ति से जिससे ज्यादा बात करते हैं, उसके बैंक अकाउंट पिछले चेक किए जाएं, उसके एसेट्स चेक किए जाएं। अगर उसके बैंक अकाउंट और एसेट्स में, उसकी प्रॉपर्टीज में इजाफा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये सीधा पाकिस्तान और चाइना के लिए जासूसी कर रहे थे, वहां से पैसे लेके भारत देश के अंदर एक पाकिस्तान का एजेंडा, जो चाइना का एजेंडा है मुस्लिम हिंदू करने का, और वो कर रहे थे, और फौज का भी मॉरल डाउन करने के लिए इन्होंने कोशिश की कि फौज के अंदर भी जो मॉरल हमारा है, इसीलिए कि हम सब एकजुट हैं। ये अलग बात है कि जहां बहादुरी और ताकत का जहां भी कोई मुजाहरा होता है, ये कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि ज्यादातर बहुजन समाज के लोग होते हैं, वो हम सब, क्योंकि बहुजन समाज से आते हैं, हमें उसका गर्व भी है, पर हम सब एक होकर लड़ते हैं, तो उसको बांटने का काम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, आरएसएस और बीजेपी।